हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अलग एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लेकर आए हैं आज का एक महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नमस्कार सभी को और स्वागत है सभी का अद्वैत एजुकेशन में। और जैसे कि आप सभी को पता है, सर ने बता दिया ऑलरेडी, आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल 1919 के दिन एक भीषण नरसंहार हुआ था जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि यह जो स्थान है भारत के पंजाब जो राज्य है उसके अमृतसर पर स्थित है। अमृतसर काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। आपने वाघा बॉर्डर जब कभी घूमने जाते हैं और कभी ऐसा अलग अलग कुलचे खाने जब जाते हैं तो वहाँ पर जरूर घूमते होंगे, देखते होंगे। तो स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है, बिल्कुल वहीं पर एक जगह जिसका नाम है जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को ऐसी क्या घटना हुई थी, उसके पीछे की क्या क्या कहानियाँ थी, क्या वो कारण थे, कौन सी पृष्ठभूमियाँ थी, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और फिर जानेंगे कि उसके बाद आखिर क्या हुआ। आज इस घटना को 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं। सरकार ने आखिर और ऐसे क्या क्या प्रयास किए, इन तमाम जानकारियों के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे आरिफ सर से। तो सर आप बताना चाहेंगे। तो सर ये जो जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इस घटना, इस हत्याकांड के लिए हमें थोड़ा सा उसके भी इतिहास में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा था कि 1914 से लेकर 1918 तक जब पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय गांधी जी का आगमन हो चुका था भारत में 1915 में, जैसे हम सब जानते हैं। उस समय जब अंग्रेजों को हमारी आवश्यकता थी उस युद्ध में शामिल करने के सिपाहियों के लिए, तो हमारे ही साथ के जो महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों पूरे गांव और शहर में घूमकर लोगों को एनकरेज करते थे कि आप लोग अंग्रेजों का साथ दीजिए, इस मुश्किल वक्त में साथ दीजिए। ये हमारी शिक्षा है, ये हमारे संस्कार है कि हम पे हुकूमत करने वालों को भी हम समर्थन कर रहे हैं, उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दे रहे हैं। तो वैसे ही किया और हमने उम्मीद की थी कि जब ये विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, जब विश्व युद्ध जीत जाएगा, ये अंग्रेज सेना जीत जाएगी वहाँ पर, तो हमें शायद उसके बदले पे उसका रिवॉर्ड ये मिल सकता है कि शायद वो हमसे कुछ हमें नरमी करते हैं। बिल्कुल, वो कुछ ऐसी चीज हमको दे दे कि शायद हम अपने तरफ से यहाँ पर रूल कर सकें, हमें स्वराज हासिल हो सके। तो हम इसी उम्मीद से लगे कि हाँ चलो इनके इस मुश्किल वक्त में हम साथ दे देते हैं। लेकिन जब ये विश्व युद्ध खत्म होता है तो 1919 में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है, अंग्रेजों ने हमारे लिए एक ऐसा तोहफा दिया जिससे हमें मतलब होता है, हम सरप्राइज होते हैं, शॉक होते हैं। यहाँ पर हम शॉक हो गए कि उन्होंने हमें तोहफा दिया रॉलेट एक्ट के नाम। अब रॉलेट एक्ट जैसे कि आप नाम सुना, तो इसके खिलाफ जब ये कानून आया, जिसे हम काला कानून कहते हैं, इसके खिलाफ जब हम आंदोलन करने जाते हैं तो उसी समय पर उसी की जो घटना, उसका जो रिएक्शन होता है वो जलियांवाला बाग से होता है। मतलब सर रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, जैसे कि बोला भी जाता है इसके बारे में, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का। बिल्कुल। मतलब यदि आप पर कुछ ऐसा डाउट हुआ, आप पर इन द सेंस वहाँ पे अंग्रेज जो है सर वो रूल कर रहे थे। बिल्कुल। और जो ऐसे व्यक्ति थे, क्योंकि 1857 की क्रांति पहले हो चुकी थी, जी हाँ, उसके बाद कांग्रेस की भी स्थापना कर दी गई थी, ताकि इस प्रकार की कोई दूसरी चीज यदि हो, घटना घटित हो, तो सबसे पहले हम तक पहुंचे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजों को इस बात का डर था, इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि बैसाखी का भी पर्व था उस दिन, है ना, तो बैसाखी में लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। बेसिकली यदि हम बैसाखी की बातें करें तो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में जो रबी फसल होती है, उनकी जब कटाई करी जाती है तो उन लोग एक मतलब उत्सव उल्लास के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठे होते हैं। जी सर, एग्जैक्टली। और हमारा हिंदू नववर्ष भी उस समय आता है, तो बहुत सारी चीजें वहाँ पर जो ऐड होते रहते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर यदि हमने बातें करी तो सर दो और बहुत प्रमुख नेता थे उनके, जी हाँ, जो इनको कंटिन्यूली उनको क्या कर रहे थे सर, रूल कर रहे थे और कंटिन्यूस मतलब बोल सकते कि लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे। अब सर देखिए, मोबिलाइज करना बोलना मेरे ख्याल से उस समय के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और कोई ना कोई नेता का होना जरूरी था। तो जो दो नेता थे, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी थे, है ना, दोनों को सर कहीं ना कहीं इन लोगों ने नजरबंद कर दिया था या फिर अंडरग्राउंड कर दिया था, ताकि इन लोग आगे जाके लोगों को इन लोग प्रोत्साहित ना कर सके, उसके बारे में बता ना सके, है ना। और 10 अप्रैल 1919 के आसपास से स्थिति निर्मित हुई थी और धीरे धीरे बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को, इस दिन आए लोग इकट्ठा हुए। एक व्यक्ति था जिसका नाम बोला जाता है सर जनरल रेजिडेंट डायर। जी, अब ये जो डायर था, ये अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ आता है और उस जलियांवाला बाग में जितने भी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जितने भी युवक इकट्ठा हुए रहते हैं, उन पर सर सीधे सीधे अंधाधुंध गोलियां पहुंचाने का उन्होंने सीधा ऑर्डर दे दिया कि बस जो सामने दिख रहा है सबको तुम उड़ाते जाओ। और ऐसा माना जाता है सर 1500-1600 से राउंड से भी अधिक जो गोलियां वहां पर चली थी। और इस जो नरसंहार हुआ था, इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो गोलियों से बचना चाहते थे। वहां पर आप जाके देखेंगे तो सर कुएं हैं, तो उन कुएं में जाके सर कुछ लोगों ने वहां पर अपनी बलिदान दे दिया, वहां पर जाके वो शहीद हो गए जाके, है ना।
और सर आंकड़ों के मुताबिक यदि हम बोले तो कुछ लिस्ट वहाँ पर बनाए गए थे जिसमें से बोला गया कि सर मोर देन 300 समथिंग कुछ था। बट बहुत सारे हमारे यहाँ के स्कॉलर्स थे भारत में, बात की लाइक श्रद्धानंद जी हो गए, तिलक जी हो गए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसमें मोर देन 1000 से भी ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो सर ये घटनाएं हो जाती हैं कि बाद हमारे जो भारतीय स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे या फिर हमारे जो नेता लोग थे सर, उन्होंने शायद कुछ टाइटल्स वगैरह जो अपने वापस किए थे सर, उसके बारे में बताना चाहेंगे? तो सर मैं रॉलेट से शुरू करता हूँ। वहाँ से जब हम बात करते हैं तो जो रॉलेट एक्ट था वो सिडनी रॉलेट ने इसकी कमेटी को गठन किया था और उनके ही सिफारिश पर इस कानून को लागू किया गया कि तुम्हें जिस पर भी जो भी संदिग्ध तुम्हें नजर आए, तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी वारंट की, तुम जाओ और उसको उठाकर अरेस्ट करो। तो 1 से 2 महीने तक आप उसको यूं ही अरेस्ट करके रख सकते हो, उस पर किसी तरह का आप टॉर्चर कर सकते हो, जो करना चाहे आप कर सकते हो। तो इससे बहुत घबरा गए और इसका खास तौर से असर दिखा था पंजाब क्षेत्र में। और पंजाब क्षेत्र में बहुत सारे जो हमारे जो पहले क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको अरेस्ट किया गया, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी को अरेस्ट कर दिया गया था। इस कारण से वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी, गंभीर हो चुकी थी और प्रदर्शन बहुत हो रहे थे। इस कारण से पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, जिनका नाम था माइकल ओ डॉयर, उन्होंने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया था। और उसी के बाद जब ये लोग उसी मार्शल लॉ के दरमियान, मार्शल लॉ में होता क्या ऐसा कि 4 से अधिक लोग वहाँ पर एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन जब आपने बैसाखी पर्व की बात करी और उस पर्व की जब हम जानते हैं कि हम जब अपने भारत में पर्व सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो हम हमेशा भीड़ में इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिलकर खुशियां बांटकर मनाते हैं। हमारा देश खुशियां बांटने के लिए बना हुआ है, एक दूसरे से गले मिलकर खुशी बांटकर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसी लिए हम जलियांवाला बाग में आ रहे थे और उसी समय पर हमारे जितने भी जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सोचा कि इसी समय पर हम इस सही मतलब मोमेंट को फायदा उठाएं और इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ वहाँ पर हम नॉन वायलेंट वे पे एग्जैक्टली हम अहिंसात्मक, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये मतलब क्रांतिकारी थे तो इन्होंने हिंसात्मक, सर इवन भगत सिंह को लोग गलत रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं कि पिस्तौल और बंदूक, वो खुद बोले हैं कि क्रांति की भाषा जो पिस्तौल और बंदूक से नहीं आती, वो किताबों से और विचारों से आती है। तो ये चीजें समझना हमारे लिए भी जरूरी है, उस समय भी जरूरी था कि ये बिल्कुल अहिंसात्मक था, मतलब किसी भी प्रकार के वायलेंस में यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो सिर्फ इकट्ठे हो रहे थे और लोगों को जगाना चाहते थे कि भाई देखिए ऐसा है कि यदि कोई गलत करे तो ठीक है आप अरेस्ट करिए, लेकिन बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के आप करेंगे, बिना किसी एविडेंस के आधार पर, तो ये गलत है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें उन लोग कानून के खिलाफ। जी बिल्कुल, कानून ऐसा नहीं सिखाता कि आप किसी को उठाकर जेल में डाल दीजिए। तो इसी खिलाफ हमने शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करने की पड़े, बट क्योंकि वो मार्शल लॉ के वक्त पे, उस दौर पे, उस जगह पे आता था और वहाँ पर लोग बहुत इकट्ठा हो गए थे, तो इसीलिए जनरल माइकल डॉयर ने, ठीक है, रेजिडेंट डॉयर को क्या किया, आदेश दिया और जाकर, और क्योंकि जलियांवाला बाग में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और आने का भी वही रास्ता। एग्जैक्ट। तो अगर आप चले गए हो और गोलियां चल रही हैं तो किसी और रास्ते से भाग नहीं सकते, आपको बाहर निकलने के लिए उसी रास्ते से आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सका। और इसने जब अंधाधुंध गोलियां चलाई इससे सिपाहियों ने, तो हमारे जो मासूम और बेगुनाह लोग थे, बच्चे थे, माताएं थी और बुजुर्ग थे, ये सब अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद जा रहे हैं और जो बेगुनाही के तौर पर वो मर जा रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे दे रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा 300 था ये बेबुनियाद है, ये आंकड़ा हजारों में था, जैसे कि हमारे स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स, इतिहासकारों ने कहा। तो इसके बाद बहुत, जैसे सर ने पूछा कि किसी लोगों ने, जैसे आज भी होता है कि हम किसी चीज का अगर विरोध करते हैं तो अपनी उपाधियों का त्याग कर लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली सर, मैं इसी चीज को थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहूंगा। जैसे अभी कुछ समय पहले बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां त्यागी या पुरस्कार वापस किए, तो लोगों ने सर शायद उसको प्रोपेगेंडा बता दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर प्रोपेगेंडा नहीं होता, क्योंकि जब चीजें कुछ गलत होती हैं, जो समाज में सम्मानी व्यक्ति जो रहते हैं, उन लोग अपनी उपाधियां त्याग कर ये दिखाना चाहते हैं कि भैया हमको आपकी उपाधि की जरूरत नहीं है, आप पहले सुधरिए, उसके बाद ही हम उसको एक्सेप्ट करें, पहले व्यवस्था ठीक करिए, फिर हम स्वीकार करें। बिल्कुल, ये उनका तरीका होता है, क्योंकि हर कोई हथियार उठाने में, हमला करने के लिए प्रोटेस्ट या नारेबाजी करके प्रोटेस्ट नहीं करता, बहुत लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये भी प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है। तो उसी तरीके से उस समय अंग्रेजों की इस नीति के खिलाफ और इस नरसंहार के खिलाफ हमारे कुछ लोगों ने, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थी, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जैसे महात्मा गांधी है, उन्होंने अंग्रेजों ने जो उन्हें उपाधि दी थी, ओएस युद्ध में उन्होंने समर्थन दिया था, तो उसको उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, और गांधी जी ने उस उपाधि को भी त्याग कर दिया कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी उपाधि उन लोगों से जो लोग हमारे देश के मासूम लोगों का इस तरीके से जेनोसाइड करेंगे, नरसंहार करेंगे। और फिर उसके बाद सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की चीज़ होने के बाद जो डायर है ना, रेवोल्यूशनरी डायर थे,
अंग्रेज सर वहाँ जब ब्रिटेन में जब जाते हैं वो सर उनको उपाधि दी जाती है, उनका महिमा मंडन किया जाता है कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया एंड ऑल ऐसा करके उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी जाता है। एग्जैक्टली हालांकि उसकी किरकिरी होती है विश्व में, तब उनको फिर से वापस उनको लोग वो करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, बट एक तरीके से गलत ही था वो। और सर उसके बाद से एक कमेटी भी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए, जिसको हम हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। उसमें यह बताया गया था कि ठीक है, ये व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति का निर्माण ना हो कि लोग भावुक हो जाएं, विद्रोह में परिवर्तित हो जाए, लाइक 1857 में मैंने बातें करी थी, तो सर उसको सही ठहरा दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत था। इसकी आलोचना की जी सर बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं दबे शब्दों में इसकी तारीफ भी कर दी, इसका समर्थन भी कर दिया कि जो डायर ने किया था वो सही किया था, वो मतलब घटना की स्थिति के अनुसार से सही करते थे। बट हमें ऐसा लगता है कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत था। और सर एक और चीज, हम इस घटना से संबंधित उधम सिंह के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं और सुनते हैं। तो आप ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने किस डायर को मारा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि उन्होंने जनरल डायर को मारा था, तो क्या ये सही है सर? क्या उन्होंने जनरल डायर को मारा था, या फिर आपने जो बातें करी लेफ्टिनेंट ओ ड्वायर करके था उनको मारा था? सर किनको मारा था? तो दो चीजें हैं सर, दो नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, एक का नाम था माइकल ओ डायर, जो उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनके दिशा निर्देश पर ही रेजिडेंट डायर ने हमला किया था। ये एक्शन मतलब रेजिडेंट डायर जो था सर वो वहाँ पे मौके पर मौजूद था ना, और जो आप माइकल डायर की बात करें वो सर वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर जी पंजाब का। बिल्कुल। तो इस रेजिडेंट डायर की जो डेथ थी, जो उस समय घटना स्थल पर मौजूद, इसने गोली चलाई थी वहां पर खड़े होकर, प्रत्यक्ष रूप से, वो व्यक्ति 1927 को मर जाता है। नेचुरल डेथ होता है, प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उधम सिंह की बात करते हैं तो उधम सिंह, ऐसा कहा जाता है कि जब ये जलियांवाला बाग हो रहा था तो उस समय उधम सिंह बहुत कम उम्र के थे, छोटे थे, और उन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे नरसंहार को देखा था, और जिसके कारण उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे लेना है बदला इस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने। और रेजिडेंट डायर ने जो ये हमला किया था, ये घटना जो वारदात को अंजाम दिया था, इसकी तारीफ करी थी, प्रशंसा करी थी किसने? जनरल डायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जो बात उधम सिंह को पसंद नहीं आई कि इन्होंने इस घटना का इन्होंने प्रशंसा कर रहे हैं, और इसीलिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और ड्वायर थे उनकी हत्या की थी उधम सिंह। मतलब अगर हम बोले 1940 में जो उधम सिंह ने जिनको जाके मारा वो ओ ड्वायर थे, माइकल और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी। चलिए, तो देखो सर ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और मुझे ऐसा लगता है सर छोटी छोटी जानकारी एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर हमने जो चर्चाएं करी, यहाँ पर हमने जो बातें करी है ना, तो सर हम चाहते थे कि आज यह जो दिन है, तो जनरल जो डायर जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, तो सर हमारे जितने भी भारतीय यहाँ पे शहीद हुए थे, तो सर एक श्रद्धांजलि स्वरूप हमने यहाँ जो सेशन लेकर आया। सर जाते जाते कुछ क्वेश्चन बच्चों से यदि आप पूछना चाहेंगे, या फिर तो क्योंकि ये हमने लगातार शुरू से जब बात चालू करी है, वो वर्ष जो रहा वो 1919 ही रहा। पूरी बातें, चाहे रोलेट डेथ की बात की हमने, जलियांवाला बाग की करी बात, वो सब 1919 की बात है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि 1919 में भारत का वाइसरॉय कौन था, और इसी 1919 में सरकार ने, भारत सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट भी आया था 1919 का। उस 1919 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है? वो पहली बार उस वर्ड को इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों आपको वो वर्ड भी बताना है, तो कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है आप सभी के लिए, आप इंडिपेंडेंट है, आपको इन सभी बातों का जवाब वहाँ पर देते रहना है। और भी कोई जवाब, अगर आपको सवाल अगर आपके मन में आते हैं, कोई शंका मन में आती है, तो आप उस शंका को, उस डाउट को उस कमेंट सेक्शन पर आप शेयर कर सकते हैं, और हम बहुत जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज इसको हम समाप्त करते हैं, बिल्कुल समाप्त करते हैं सेशन को। और इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट आपके नॉलेजेबल वीडियोस हैं, फैक्ट्स वीडियोस हैं, ये अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कुछ लेकर आएँ, तो आप अपनी डिमांड भी वहाँ पर कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे फैक्चुअल वीडियो जो एग्जाम के लिए के साथ साथ लाइफ के लेसन्स भी आपको देती हैं, वो लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।